नॉलेज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जितने भी डिफेंस एग्जाम्स हैं उनमें अगर देखेंगे, एफकैट हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एनडीए हो, और इसके अलावा बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी भी अगर आप बात करेंगे, उसमें ये बहुत ज्यादा पूछा गया टॉपिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपका काम क्या है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, या ये पर्टिकुलर काम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखती है, इस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आरती, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप मेरी आवाज आ रही है सब तक। ओके, सो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसमें आई वुड से कि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेशन होने वाला है। द टाइम वी विल एंड, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हम नहीं छोड़ेंगे। लगभग हम सारी ऑर्गेनाइजेशंस को कवर कर लेंगे जो भी आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। उनका काम क्या है, उनके डायरेक्टर जनरल्स कौन है। डायरेक्टर जनरल्स वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेसिफिकली इंडियंस हैं। जो डायरेक्टर जनरल्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, या कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं वो मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा यहां पर। बट उनका हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है और उनमें कितने मेंबर्स हैं, उनका काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं सेशन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी गुड इवनिंग दामिनी। चलो, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बाय द टाइम वी विल कंप्लीट दिस सेशन, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद यू। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका यूनाइटेड नेशंस की। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 15 अगस्त 1945 को ऑफिशियली जापान ने सरेंडर कर दिया था। ठीक है, यू कैन से जुलाई अगस्त में ये कंप्लीट हो चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब था कहानी के जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी लीग ऑफ नेशंस, वो फेल हो चुकी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाई। एक नई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई लगभग अक्टूबर 1945, तो ये आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क। क्योंकि एक उभरती पावर था, दो उभरती पावर थी, यूएसए और यूएसएसआर। तो फाइनली यूएसए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सारे के सारे देश जो हैं मेजरली यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दैट इज हाउ ये जो है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में बनता है। मेंबर 193, लेटेस्ट मेंबर साउथ सुडान। ऑफिशियल लैंग्वेजेस अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कौन कौन से इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन। 6 लैंग्वेजेस हैं जिसमें हिंदी नहीं है। ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। तो इंग्लिश वेरी ऑब्वियस है, फ्रेंच ऑब्वियस है, स्पेनिश नॉट दैट मच ऑब्वियस। स्पेनिश इसलिए ऑब्वियस है कि अगर आप लैटिन अमेरिका को देखोगे ना, स्पेशली अगर आप साउथ अमेरिका को देखोगे, तो ब्राजील को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज में स्पेनिश बोली जाती है। ब्राजील में पोर्चुगीज है, बट दैट इज हाउ इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। वेलकम अस्मिता, करण। ओके, रशियन आपका, अरेबिक है, चाइनीज है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें पोर्चुगीज नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, पोर्चुगीज नहीं है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस। इन भाई साहब का नाम काफी आता रहता है क्योंकि पिछले 2 साल से ये भी कड़ी निंदा, घोर निंदा कर रहे हैं युद्ध की, पर हो कुछ नहीं पा रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर के समय पर भी, इजराइल हमास वॉर के कन्फ्लिक्ट में भी इनका काफी स्टेटमेंट्स आई। तो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर ये है। यूनाइटेड नेशन में जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का मतलब सारे देश हैं उसमें। ठीक है, जितने 193 मेंबर कंट्रीज हैं उसमें, और सबके पास वन नेशन वन वोट है, मतलब। ठीक है, सो दैट इज हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। मैक्सिमम का आपको न्यूयॉर्क मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, ये हम देखेंगे आगे। ओके, पर्पस क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर यूएन बजट, अपॉइंटिंग द नॉन परमानेंट मेंबर्स टू द सिक्योरिटी काउंसिल, सारी चीजें ये देखता है। मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, जिनका टेन्योर 2 साल का होता है। ठीक है, 2 साल का टेन्योर होता है। अब ये 2 साल के टेन्योर के लिए जो 10 मेंबर्स चुने जाने हैं, कौन चुने जाएंगे? ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। वोटिंग बजट, मतलब यूनाइटेड नेशन की जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किनको कितना पैसा मिलेगा, कहां कहां पर वो पैसा खर्च होगा, यहां पर। मतलब एक छोटा देश है, मान लो टुवालू है, ठीक है, टुवालू है, या बहुत छोटे छोटे देश हैं,
उनकी जिनकी पॉपुलेशन लाख 2 लाख, टुवालू की पॉपुलेशन 11-12 हजार पॉपुलेशन, ठीक है, उनको भी बोलने का मौका मिले, उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिले, ठीक है। दैट वाज द इंटेंट। यहां पर रिसीविंग रिपोर्ट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ यूनियन सिस्टम, उस पर डिस्कशन होता है, रिकमेंडेशन होता है। तो इट इज लाइक जैसे गांव में ग्राम सभा कहते हैं कि सारे वोटर्स बैठ के बातचीत करते हैं, या संसद है, या कोई भी इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कसाबा कोरोसी, ठीक है जी। तो ये है आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर एक कोई विंग है दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब प्रैक्टिकली ये समझ लो कि ये यूनाइटेड नेशन का एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इफ मैं अगर यूनाइटेड नेशंस को एक गवर्नमेंट के रूप में देखूं तो दिस इज एमएचए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, पुलिस है ये, ठीक है, पुलिस डिफेंस इसी को समझ लो। सो दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट हैं, 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, ठीक है जी। अब यहां पर G4 का भी एक ग्रुप है, वो भी बताऊंगा। तो 10 मेंबर जो है 2 साल के टेन्योर के लिए होते हैं, जैसे जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक का टेन्योर है। तो 1 जनवरी 2025 से लेकर फिर 31 दिसंबर 2026 तक 2 साल का टेन्योर रहेगा, ठीक है। अब इसमें G4 नेशंस हैं, 4 ऐसे देश हैं, बेसिकली ये 4 देश ये कहते हैं, 4 देश देख लो कौन कौन से हैं, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान। बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है ये भी। ये 4 देश कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो 5 देश है ना परमानेंट मेंबर, ये 1940s का दौर था या 50s का दौर था, ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है, दुनिया की इकोनॉमी चेंज हो चुकी है, दुनिया की कह लीजिए जियो पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है, बहुत मतलब समय बहुत बीत चुका है। तो ये करंट ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स को, ग्लोबल ऑर्डर को शो नहीं करते हैं, ये देश रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। यू कैन से फ्रांस या फिर यूके, दे आर नो मोर अ पावर। इवन रशिया भी उस लेवल की पावर नहीं है। तो इनमें जो है ब्राजील ये कहता है कि साउथ अमेरिका से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जर्मनी का ये कहना है कि भाई यूरोप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम हैं, जर्मनी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ये कहता है कि भाई हम दुनिया का सबसे, अब तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गए हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हम, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन हमारी रहती है। उसके अलावा जो है एक डेमोक्रेटिक नेशन है, बहुत सारे इंडियन तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है परचेजिंग पावर पैरिटी में, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है नॉमिनल टर्म्स में। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच इंडिया क्लेम। ओके, उसके बाद आपका आता है जापान। सो दिस इज G4 कंट्रीज। ओके, सो ये भी परमानेंट मेंबर्स बनना चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल्स का। दे आर वेरी विग्रसली क्लेमिंग फॉर द रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। रिसेंटली अगर आपने करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि साउथ अफ्रीका की सरकार ने इजराइल के खिलाफ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस किया है। किस किसने सुना है, यस और नो, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना एक बार। सो दिस इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 1945 में बना था, बिगिन ऑपरेशंस इन 1946। ओके, सो हेडक्वार्टर है इसका हेग, नीदरलैंड। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, मतलब कितनी बार कितने एग्जाम से पूछा गया होगा, नेवर नो। जी हाँ, सुना है आप लोगों ने, ठीक है। इट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय 15 जजेस। इन एक जज का टेन्योर 9 साल होता है, ठीक है जी। इंडिया से कौन से जज हैं यहां पर? इंडिया में एक जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अभी कह लीजिए सर्व कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन बॉक्स में नाम लिख दीजिए किसको पता है तो। अब यहां पर कॉम्पोजिशन में ना, वैसे हमारा सेशन यहां पर बहुत ज्यादा डीप में जाना नहीं है, बट एक छोटा सा पॉइंट यहां पर मैं ऐड करना चाहता हूं। अगर आप 15 जजेस हैं इसमें, 15 जजेस को देखोगे तो 3 अफ्रीका से हैं, ठीक है, 2 लैटिन अमेरिका से, कैरेबियन से, 3 एशिया से। एशिया में चाइना, इंडिया, ठीक है, दुनिया की लगभग 40 से 50%, 40% से ज्यादा पॉपुलेशन एशिया में है, ठीक है। उसके पास 3 है मेंबर्स, और 5 जजेस वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट से आते हैं, जहां पर दुनिया की बहुत लिमिटेड सी पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक, मतलब एक कह लो कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बहुत ज्यादा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की तरफ टिल्टेड है, ठीक है, 2 फ्रॉम द ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन इसके वर्ल्ड वाइड है, 193 मेंबर स्टेट्स हैं। एक और ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बोथ आर नॉट सेम, ठीक है। प्लीज डोंट कंफ्यूज बिटवीन द टू, बोथ आर डिफरेंट। लेट्स सी द डिफरेंस ऑल्सो।
ठीक है। सो पीस पैलेस ये है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये देखिए आप इस तरीके से 15 जजेस हैं, 9 साल का टेन्योर है। जस्टिस दलवीर भंडारी, किसी ने आंसर नहीं दिया, जस्टिस दलवीर भंडारी, ठीक है जी, जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वैसे राजस्थान के रहने वाले हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में रहे, ठीक है, फिर चीफ जस्टिस बने, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जज बने, ठीक है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दूसरा टेन्योर काट रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये रिसेंटली बना है, एस्टैब्लिश फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ रोम स्टैट्यूट इन 1998, बिगेन ऑपरेशंस इन 2002, मतलब बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज क्वाइट ओल्ड। हेडक्वार्टर इसका भी हेग नीदरलैंड्स है, ठीक है, इसका भी हेग नीदरलैंड्स है। 123 मेंबर कंट्रीज आर मेंबर स्टेट्स टू द रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी चर्चा में था, इफ यू रिमेंबर, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन पर जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक अरेस्ट वारंट वगैरह जारी किया था। इसीलिए एक समिट हुई थी साउथ अफ्रीका में, तो उसमें पुतिन भाई साहब ने पर्सनली आना था पर नहीं आए, क्योंकि उन पर साउथ अफ्रीका अब उसका मेंबर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। तो एज पर द कन्वेंशन इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के तहत आपको उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए फिर व्लादिमीर पुतिन जो है वो साउथ अफ्रीका गए ही नहीं थे, तो दैट वाज द कंट्रोवर्सी। चलिए एनीवेज, तो मकसद क्या है इसका? क्रिमिनल कोर्ट है, नाम थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल क्राइम, चोरी से लेकर मर्डर तक, एवरीथिंग इज क्राइम, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। सो इसमें जो, खैर नॉट चोरी, मतलब इट इज लाइक बड़े जो क्राइम्स हैं, जैसे कि जेनोसाइड, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, एग्रेशन, वॉर क्राइम्स, इन में जो है, जो भी मान लीजिए कोई जो पॉलिटिकल बड़े लीडर्स हैं जिन पर ये आरोप लगाए जाते हैं, जैसे कि व्लादिमीर पुतिन पे लगाया गया कि आप जो है रशिया यूक्रेन में बहुत सारे लोगों को जो जिनकी डेथ हुई है रशिया यूक्रेन वॉर में, उसके जिम्मेदार आप हैं, तो उन पर जो है ये केस चला, ठीक है। नॉट अ यूएन बॉडी, ठीक है, ये ध्यान रखना, इट इज नॉट अ यूएन बॉडी, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है यहां पर पॉइंट। तो ये 1946 में बना, ये 2002 में बना, ये यूएन का ऑफिशियल कोर्ट है, ये ऑफिशियल कोर्ट नहीं है, ठीक है जी। ये दोनों का हेडक्वार्टर हेग में है। इसमें यूएन मेंबर स्टेट्स कैन गिव एडवाइजरी ओपिनियन, इसमें इंडिविजुअल्स भी, जैसे मैंने आपको व्लादिमीर पुतिन का एग्जांपल दिया, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे यूएन फंडेड है और इसके जो डिसीजन है वो बाइंडिंग है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो डिसीजन है वो बाइंडिंग है, इनके डिसीजन बाइंडिंग मतलब है बाइंडिंग जो मेंबर कंट्रीज है। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि देश नहीं मानते हैं, क्योंकि इन्फोर्स करने का कोई तरीका नहीं है। मान लो आप पे जज साहब ने सुना दिया कि हाँ जी इनको गिरफ्तार किया जाए या 2 साल की सजा दी जाए, तो कौन करता है उसको एग्जीक्यूट? पुलिस एग्जीक्यूट करती है, बट इस केस में कौन करेगा एग्जीक्यूट? ठीक है, सो इस तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उसको एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। सो दैट इज हाउ यहां पर थोड़ा सा इसका, फिर आप कहेंगे कि है ही क्यों फिर अगर एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा? अगेन मतलब कुछ केसेस में एग्जीक्यूट हुआ है, कुछ में नहीं हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री। ओके, नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अल्टीमेटली सारी जुगत किस लिए चल रही है? सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 26 जून 1945 को। अगेन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है। मैक्सिमम आपको यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क सिटी। ओके, प्रेसिडेंट याद रखने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत स्पेसिफिकली इंडियन है, जैसे अजय बांगा है वर्ल्ड ग्रुप के, ठीक है, या गीता गोपीनाथ है आईएमएफ में सेकंड नंबर पे, वो इंपॉर्टेंट है, वो तो सुपर इंपॉर्टेंट है, वो तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। बट ये वाले ठीक है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इंपॉर्टेंट है, एंटोनियो गुटेरेस। ओके, अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद अगेन सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिस्कस करना, ताकि सामाजिक आर्थिक विकास हो सके पूरी दुनिया का। इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी रिकमेंडेशंस एड्रेस टू मेंबर स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन सिस्टम। काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 54 मेंबर स्टेट्स, जो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है 54 मेंबर स्टेट्स होते हैं जो कि हर साल चुने जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। 3 साल का टेन्योर होता है। रिसेंटली ये भी चर्चा में था क्योंकि ईरान को इसमें से निकाला गया था, ठीक है। सो दैट बिकेम अ काइंड ऑफ सोर पॉइंट बिटवीन द वेरियस नेशंस।
सीट्स ऑन द काउंसिल एलोकेटेड, अब इसमें सीट्स भी एलोकेट की गई हैं। जैसे ये 54 मेंबर्स हैं, तो 54 मेंबर्स मतलब कितने किस किस रीजन से चुन कर आएंगे, मिडल ईस्ट से कितने आएंगे, अफ्रीका से कितने आएंगे, एशिया से कितने आएंगे, इस तरीके से जो है डिवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका यूनेस्को। कई बार हमने ये टर्म सुना है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, है ना। तो यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन भी 1945 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझ लो कि साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, आईफल टावर, ठीक है, मतलब एक कह लीजिए कल्चर का, एक संस्कृति का, एक पर्टिकुलर लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी उसका प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो उससे आप याद रख सकते हैं। सो ऑब्जेक्टिव प्रमोट पीस, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इस चीज को प्रमोट करने की बात करता है। देखो, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑन एजुकेशनल, साइंस और कल्चरल प्रोग्राम्स पर अलग अलग देशों का जो है एक कॉपरेशन लेकर आता है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कभी कंट्रोवर्सी आपको देखने को नहीं मिलती है। सच पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। तो जो अभी हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनेस्को उसी को रिपोर्ट करता है। मतलब यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का ही एक बॉडी है, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? ओके, सो ये इसका कह सकते हैं ऑफिस, ये देख सकते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जैसे ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर करता है दुनिया भर में। जैसे इंडिया में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे जिसमें 32 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल है, एक मिक्स्ड साइट है। रिसेंटली अगर आपको याद हो, धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा भी गया था, ठीक है, हड़प्पन सिटी, रन ऑफ कच्छ में। फर्स्ट 2 साइट्स जो हैं, आगरा फोर्ट और अजंता केव्स, 1983 में सिलेक्ट हुई थी, ठीक है। तो उससे टूरिज्म काफी डेवलप होता है उस पर्टिकुलर रीजन का। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। कोविड के बाद तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमने बहुत रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर में देखा है, बहुत रेगुलरली इसके बारे में पढ़ा है, जाना है। तो ये इसका फॉर्मेशन, इसका गठन भी 1948 मतलब 1940s में ही हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। ये थोड़ा सा अब हटके है। जिनीवा इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड प्लेस, ठीक है, एल्प्स माउंटेन्स में, ठीक है, बहुत अच्छा मौसम कहा जाता है वहां पर। तो यहां पर आपका क्या है, ये इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। सो ऐसे समझो कि पहाड़ों में आप जाओगे, याद रखने के लिए, पहाड़ों में जाओगे तो थोड़ा अच्छा, लोग जाते हैं ना रिक्रिएशन के लिए, रेजुविनेशन के लिए पहाड़ों पे जाते हैं, शिमला जाते हैं, मसूरी जाते हैं, नैनीताल जाते हैं। सिमिलरली कुछ वैसा आप याद रख सकते हो। ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, ठीक है, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए खासकर, जैसे मैंने आपको बताया, कोविड-19 पेंडेमिक, आगे की रिसर्च कर रहा है। आगे की रिसर्च में इन्होंने बताया कि बहुत सारे पेंडेमिक्स अभी आने हैं, ठीक है। तो इस तरीके की रिसर्च काम करना, कोऑर्डिनेशन करना अलग अलग देशों में, फ्यूचर पैंडेमिक्स को रोकना, ये सारे काम जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। सो रीजनल ऑफिसेस, ये जो है अलग अलग जगह आपको इसके ऑफिसेस मिलते हैं। भारत में भी दिल्ली में इसका ऑफिस है। स्विट्जरलैंड का फ्लैग में +H है। अच्छा, चलो बहुत सही, ये भी सही है, यस, ठीक। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 11 अप्रैल 1919। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लीग ऑफ नेशंस, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था और आज भी कंटिन्यूड है, ठीक है। अदरवाइज लीग ऑफ नेशन के बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो मतलब वो अबॉलिश कर दी गई थी, ये कंटिन्यूड रही, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनीवा स्विट्जरलैंड अगेन, ठीक है। जहां पर आप जा रहे हैं तो वहां पर फिर आप जाकर लेबर राइट्स की भी बात कर रहे हैं कि बहुत काम कराया जा रहा है, मैं थक गया हूं काम करके, इसलिए मैं पहाड़ों पे आ गया हूं थोड़ा रेजुविनेट करने, ठीक है, थोड़ा इंजॉय करने, थोड़ा रिलैक्स करने, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था, ऑर्गेनाइजेशन को मिला था नोबेल पीस प्राइज, किसी इंडिविजुअल को नहीं मिला था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में ये अवार्ड मिला था। डायरेक्टर जनरल, ठीक है जी, मेंबर स्टेट 187। मकसद क्या है, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक और आर्थिक न्याय। मकसद क्या है, लेबर राइट्स। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मतलब 1890s में भारत में ये चर्चा चल रही थी कि महिलाओं के लिए जो लाइक घंटे हैं वो फिक्स किए जाएं, बच्चों के लिए फिक्स किए जाएं। तो महिलाओं के लिए 11 या 12 घंटे फिक्स किए थे, पुरुषों के लिए घंटे फिक्स नहीं थे। आज इस दुनिया में 125-130 साल पहले
आप एक पुरुष से, एक मेल से कितना भी काम करा सकते हैं इफ ही इज अडल्ट, ठीक है। 18 घंटे काम कराया गया है इस मतलब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ठीक है। सो कई बार वो 70 घंटे वाली डिबेट जो अभी रिसेंटली चली थी, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर पूरा वो था, इसको लेकर एक डिवाइड हो गए थे लोग। बट 70 घंटे क्या, आई वुड से कि अगर आप 18 घंटे काम करा रहे हैं किसी से और सपोज आप 6-7 दिन काम करा रहे हैं, वो छुट्टी छुट्टी का कंसेप्ट नहीं था। सो दैट वाज एवरेज एज, ठीक है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ यूके के बहुत सारे शहरों में एवरेज एज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इट वाज लेस देन 30 साल से कम था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। गूगल इट, चेक इट, ठीक है। एनसीईआरटी में आपका मेंशन है ये चीज। तो आप मान के चलिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन सुनने में लगता है ठीक है लेबर राइट्स की डिस्कशन कर रहा है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लोगों को एक इतना काम दिया जाए जितना वो कर सकें, मतलब एक ठीक ठाक से 8-10 घंटे जो भी है, ठीक है। सो दैट वाज द डिबेट। चलिए, सो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ILO, ठीक है जी। चलिए, तो ये भाई साहब जो हैं ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ओके, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक चर्चा में था क्योंकि हमारे मतलब नॉट एग्जैक्टली इंडियन सिटीजन बट इंडियन अमेरिकन, जो वैसे इंडियन सिटीजन थे बट इवेंचुअली यूएस जाके सेटल हो गए तो इंडियन अमेरिकन हो गए, तो वो जो है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। पहली बार इंडियन अमेरिकन व्यक्ति जो है वर्ल्ड बैंक का चीफ बना है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के बारे में बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि वर्ल्ड बैंक इज अ ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। मतलब वर्ल्ड बैंक इज नॉट वन इंस्टीट्यूशन, रादर इट इज अ ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस। नाउ विच आर द 5 इंस्टीट्यूशंस? दीज आर द 5 इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। पहले तो देख लो, दिसंबर 1944 में बना था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, USA। मेंबरशिप 189 कंट्रीज। देखो, अब सबसे पहले ना ये जो बैंक था, जो IBRD, नाम देखो, नाम से ध्यान रखोगे तो याद रहेगा, अदरवाइज रटो मत। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन, किसका रिकंस्ट्रक्शन करना होगा 44 में, ठीक है। 44 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर या उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन सेंटर क्या था? यूरोप, ठीक है। यूरोप में लड़ाई लड़ी गई, यूरोप वॉज डेवेस्टेटेड, ठीक है। यूरोप को बिल्ड करना था। कौन बिल्ड करेगा? यूएस बिल्ड करेगा। यूएस के पास सरप्लस पैसा है, तो यूएस ने कहा कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी ताकि यूरोप में रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA। अब ये था बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन के लिए। जब यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन हो गया तब इन्होंने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ। ये जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है IDA, इसका काम है जो लो इनकम कंट्रीज हैं, जिनके पास क्रेडिट वर्दीनेस कुछ नहीं है। मतलब इट इज लाइक के बैंक में आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक कहता है कि जी हाँ जी, गिरवी क्या रख सकते हो। तो एक बड़ा अच्छा सीन था एक मूवी का, वो कह रहा भाई साहब अगर गिरवी रखने के लिए होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता, ठीक है। नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, पर पैसा चाहिए ताकि मैं अपना कुछ काम कर सकूं। तो दैट इज हाउ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे या प्रैक्टिकली जीरो इंटरेस्ट रेट पे पैसा दिया जाता है, ठीक है, टू लो इनकम कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मतलब कंपनीज के लिए, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, वहां पर कह लीजिए बिजनेस ग्रोथ को लेकर आने के लिए ये पैसा दिया जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। जहां पर नहीं समझ आएगा प्लीज आस्क योर डाउट। ओके, नेक्स्ट आता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब जो पैसा देने वाला है, ठीक है, आप भी बैंक में जाते हो तो बैंक क्या कहता है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है कि आप किसी भी बैंक में पैसा रख रहे हो तो 5 लाख रुपए तक आपका सेफ है, हम देंगे आपको, गारंटी दे रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको तसल्ली है कि जी मेरा बैंक में पैसा सेफ है, ठीक है। तो वैसे ही भाई जो वर्ल्ड बैंक है उसको भी तो कोई पैसा दे रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हम आपको पैसा दे रहे हैं, हमारा पैसा सेफ है कि नहीं, ठीक है। तो नॉन कमर्शियल पॉलिटिकल रिस्क, नॉन कमर्शियल पॉलिटिकल रिस्क मतलब किसी जगह पॉलिटिकल जो है टर्मोइल हो गया, कोई डिक्टेटर आ गया, कुछ भी है, ठीक है। तो उस केस में पैसे का क्या होगा? तो ये जो है क्या करता है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, इंश्योरेंस करता है, सिंपल भाषा में अगर इसको समझे तो, क्रूड भाषा में समझे तो। ओके, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट्स। अब अगर दो वर्ल्ड बैंक में और किसी देश में या ग्रुप ऑफ कंट्रीज में एक डिस्प्यूट आ गया,
टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर, मतलब लीगल डिस्प्यूट आ गया कि लोन में ये लिखा था, टर्म्स एंड कंडीशन में दूसरा कह रहा है नहीं जी ये लिखा था, तो वो किस में होगा, वो उसका निपटारा इस ऑर्गेनाइजेशन में होगा। ठीक है, अब इंडिया जो है इन पहली 4 ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, ये 5वीं ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों है, इंडिया क्यों मेंबर नहीं है 5वीं ऑर्गेनाइजेशन का? तो इंडिया ये कहता है कि भाई साहब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ना आपने, ये डिस्प्यूट सेटल करने के लिए, ये बहुत प्रो वेस्टर्न है, मतलब ये वेस्टर्न कंट्रीज का ही फेवर करता है और ये डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर की बात नहीं करता। जो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने लिखी हैं, लीगल फ्रेमवर्क है, वो डेवलप्ड कंट्रीज को फेवर करता है। ठीक है जी, तो इंडिया जो है, अब आप कहेंगे कि अच्छा अगर डिस्प्यूट आ गया तो बहुत सारे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं, उनमें ये केस फिर जाता है। ठीक है जी, तो ये है आपका, अब इसमें इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, अजय बांगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग कहानी, वर्ल्ड बैंक में जब से वर्ल्ड बैंक बना है, मतलब 1944 की बात कर रहे हैं, ठीक है, इट इज 80 ईयर्स नाउ, 80 ईयर्स में कोई भी नॉन अमेरिकन इसका प्रेसिडेंट नहीं बना। इवन अजय बांगा जो है, ही इज एन अमेरिकन सिटीजन, इंडियन अमेरिकन है, चलो हम कह रहे हैं, बट अभी तक कोई भी नॉन अमेरिकन इसका अध्यक्ष नहीं बना है। ठीक है, वैसे ही आईएमएफ का चीफ जो भी बनेगा वो यूरोपियन है, अभी तक कोई भी नॉन यूरोपियन जो है उसका चीफ नहीं बना है। दिस इज लाइक वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में कंप्लीट कंट्रोल है यूएस और यूरोप का। ठीक है, तो यहां पर जो है ये 14th प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, 5 साल के इनका टर्म जो है अभी शुरू हुआ है जून 2 पिछले साल जून में 2023 में, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडियन अमेरिकन है, भारत से ही पढ़कर गए हैं, इवेंचुअली फिर मास्टर कार्ड जो आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो उसमें भी जो है सीईओ रहे हैं, उसके बाद वाइस चेयरमैन रहे हैं जनरल अटलांटिक, और उसके बाद अभी उनको अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ये है पूरा का पूरा जो मैंने अभी आपको बताया, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। क्लियर, सिंपल, आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बट मैंने सारी चीजें बता दी आपको। ओके, नेक्स्ट है आपका आता है ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, आईडीए, आईएफसी। यस, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन जहां पर भी इंडियंस या इंडियन मूल के व्यक्ति किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठे हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। ठीक है, सो इंदरमीत सिंह गिल चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। ठीक है, चीफ इकोनॉमिस्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। 1 सितंबर 2022, मतलब वह भी रिसेंटली 1.5 साल पहले इनका टेन्योर शुरू हुआ है। ही इज द सेकंड इंडियन टू राइज टू द पोजीशन ऑफ चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और पहले इंडियन थे कौशिक बासु 2012 से लेकर 2016 तक। ठीक है, 2012 से लेकर 2016 तक ये रहे हैं। और इंदरमीत सिंह गिल, अजय बांगा, गीता गोपीनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, वही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसके पास मतलब महीने में एक आध बार पाकिस्तान चक्कर लगा लेता है, कहता है भाई साहब पैसे दे दो, खत्म हो रहा है, खजाना खाली है। तो इसका काम क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम है बीओपी क्राइसिस को देखना। अब ये बीओपी क्राइसिस क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? सिंपल भाषा में समझे, कितना पैसा इकोनॉमी में आ रहा है, कितना पैसा बाहर जा रहा है। अब ये पैसा आता जाता क्यों है? सिंपली कहें तो ट्रेड की वजह से। आप चीज दुनिया से बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, दुनिया को बहुत सारी चीजें बेचते हैं। सिमिलरली बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भारत में या किसी देश में आती है और बहुत सारे हमारे बिजनेसमैन विदेशों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसका पूरा लेखा जोखा बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी कंट्री सरप्लस में होती है उसके पास फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं। आपने कई बार ये टर्म सुना होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जैसे भारत के लगभग 620 बिलियन डॉलर्स हैं, तो ये बताते हैं कि हम कितने महीनों तक इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान का 3-4 बिलियन डॉलर चल रहा है, प्रैक्टिकली ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। ठीक है, तो ये जो है इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है, 1945 में बना था। और ये उस केस में जब बिल्कुल श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस देखा, 1991 में जब भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, हमने भी आईएमएफ का दरवाजा खटखटाया था, तब हमें मदद की गई थी आईएमएफ के द्वारा। और बट वो मदद जो है सिर्फ मदद के रूप में नहीं आती, उसमें कुछ कंडीशंस भी आती हैं। देन दे से कि भाई आपको ये करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना पड़ेगा। हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया एंड उसके बाद फिर आप देखेंगे लगातार भारत की इकोनॉमी बढ़ती रही। चलिए, इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलिना जॉर्जेवा। देखो, अब यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट, आईएमएफ का चीफ या आईएमएफ की चीफ,
बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ओके तो यहां पर आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है गीता गोपीनाथ, भारत की रहने वाली हैं, ठीक है जी, भारत में पढ़ाई हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हुई है, ठीक है, लेडी श्रीराम कॉलेज, उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद पीएचडी करने बाहर गई, ठीक है, और ये इंडियन अमेरिकन है। सेकंड मतलब आईएमएफ चीफ के बाद जो सेकंड नंबर है, मतलब सेकंड इज द ये फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ, ठीक है, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ इकोनॉमिस्ट रही उससे पहले आईएमएफ की, और उसके बाद अब जो है रिसेंटली 2022 में 21 जनवरी 2022 मतलब 2 साल का टेन्योर पूरा हो गया है, तो अब ये जो है सेकंड पोजीशन पर है आईएमएफ में, ठीक है। ओके नेक्स्ट आता है रघुराम राजन, जो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, ठीक है जी, ये आरबीआई के गवर्नर बनने से पहले, काफी पहले चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं आईएमएफ के, ठीक है, काफी यंग एज में ये चीफ इकोनॉमिस्ट बन गए थे आईएमएफ के। चलिए आगे चलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये अगेन यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, नाम से क्लियर है, फूड एंड, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर, तो किससे रिलेटेड होगा, बेसिकली फूड की अवेलेबिलिटी बढ़े, एग्रीकल्चर बढ़े, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बढ़े, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंगली हमें अपनी क्रॉप्स को चेंज करना है, एंड ऑल दैट स्टफ जो है ये काम करता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब अलग है बाकी उससे, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, रोम इटली में है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी का वेटिकन सिटी हब रोम में है, ठीक है, वहीं से खाना पीना जो है बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज हाउ वी कैन रिलेट, जस्ट टू रिमेंबर, ठीक है। एस्टैब्लिश 16 अक्टूबर 1945, पर्पस क्या है, लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, और डायरेक्टर जनरल हैं इसके क्यू डोंग्यू, बट इंपॉर्टेंट इज न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और ऑर्गेनाइजेशन है, इसी से मिलती जुलती ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब कंफ्यूजन, भाई एफएओ भी यही काम कर रहा है, ये भी यही काम कर रहा है, मतलब सिमिलर सी ऑर्गेनाइजेशन लग रही है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो दोनों में ये फर्क है, वो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए काम करती है, ठीक है, सो वर्क्स टू एड्रेस पॉवर्टी एंड हंगर इन रूरल एरियाज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, तो इसका जो एरिया ऑफ डोमेन है वो थोड़ा स्पेसिफिक है, और 1977 में बना था, इसका हेडक्वार्टर्स भी रोम इटली में है, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये बड़ा मतलब इन कोऑर्डिनेशन काम करती हैं, जब आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे इनके बारे में पढ़ोगे तो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काफी सारे प्रोग्राम पॉलिसीज चलाते हैं, ठीक है। सो मेंबर यहां पर आप देख सकते हैं, ये है प्रेसिडेंट, ठीक है जी, तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है इससे रिलेटेड, एफएओ एंड आईएफएडी। यस समझ आ रहा है, ठीक है, जहां पर नहीं समझ आएगा प्लीज पूछ लीजिएगा। ओके नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सिविल एविएशन लगातार बढ़ता जा रहा है पिछले 100 सालों में, इंडिया में अगर हम देखें पिछले 10 सालों में हमारे एयरपोर्ट्स डबल हो चुके हैं, ठीक है, आज से 20-25 साल पहले मतलब बहुत वो माना जाता था कि बाय एयर ट्रेवल कर रहा है, मतलब उसको बड़ा इज्जत से देखा जाता था पूरी मोहल्ले में, शहर में, यार मतलब जहाज से गया है, आज वो नॉर्मल हो चुका है। तो अब इसको लेकर जो है एक प्रैक्टिकल चैलेंज सोचो, मतलब ऐसे सोचो कि जो ट्रैफिक आपको सड़क पे मिल रहा है वो हवा में भी मिल रहा है अब, ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, सिविल एविएशन को कैसे चलाना है, ठीक है, किस तरीके से एविएशन टरबाइन फ्यूल की अवेलेबिलिटी, सारी चीजों का कोऑर्डिनेशन जो है ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन करता है। हेडक्वार्टर कहां पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है, कनाडा या कनाडा कुछ भी कह लो, 1944 में बना था ये, कोऑर्डिनेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल एयर नेविगेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट, जैसा कि कहा जाता है कि एयर स्पेस जो है वो सबके लिए है, तो एयर स्पेस जो है किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाए ताकि जो सिविलियन एयरक्राफ्ट्स हैं उनको अलाउ किया जाए टू गो थ्रू वन कंट्री, ठीक है, मान लो हमें ईरान जाना है, तो ईरान जाने का तरीका मान लो दिल्ली से है, एक तो आप पहले मुंबई, फिर आप अरेबियन सी से होते हुए फिर जाएं, और एक है पाकिस्तान के ऊपर से होकर आप पहुंच जाएं। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि जो है इस तरीके के जो सिविलियन एयरक्राफ्ट्स हैं वो अलाउ किए जाएं। सिमिलरली पाकिस्तान का मान लो कोई एयरक्राफ्ट, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट जो है मान लो उसको ढाका पहुंचना है, इस्लामाबाद से ढाका, सो इट इज
that India should provide kind of airspace to the civilian aircrafts. Okay, to ensure safe and orderly growth. नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, नाम से क्लियर है मैरीटाइम, मतलब समुद्री इलाके का जो भी हमारी शिप्स हैं उनको इंश्योर करना. सो डेवलप एंड मेंटेन अ कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर शिपिंग एंड रिमिट टुडे, जैसे कि उसमें मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, लीगल मैटर्स. कई बार हमने ऑयल स्पिल्स की बात देखी है कि बड़े बड़े जहाज हैं उनमें से तेल जो है ऑयल स्पिल हुआ, लीकेज हो गया, उसकी वजह से जो वहां का मेरीन लाइफ है, ठीक है, वहां के जीव जंतु हैं वो उनकी डेथ हो गई, तो उस केस में सारी की सारी पॉलिसीज जो है ये बनाता है. ठीक है जी. सेक्रेटरी जनरल आप देख सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ शिपिंग, पूरी दुनिया का 90% ट्रेड शिप्स के थ्रू हो रहा है जी, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस ऑर्गेनाइजेशन का रोल वहां पर आता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन, यूके. पूरी दुनिया का मतलब कह लो कि ट्रेड का संचालन कर रहा था उस समय पर, यूके कर रहा था, तो यूके में ऐसे याद कर लो कि यूके में इसका हेडक्वार्टर है. ओके, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. कहां बारिश होगी, कहां नहीं होगी, जैसे हमारा इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD, वैसे ही दुनिया भर का वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो यहां पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है. भाई कहीं पर जो है सुनामी आ रहा है, कहीं पर बारिश हो रही है, साइक्लोन आ रहा है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन बताएगा. हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में. ठीक है. रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑन एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिक्स. ठीक है, ताकि पहले से पता लग सके और लॉस, ह्यूमन लॉस, मटेरियल लॉस कम से कम हो सके. नेक्स्ट आता है वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन. अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं. ठीक है, आपने कोई किताब लिखी, म्यूजिक बनाया, कोई पेंटिंग बनाई, ठीक है, सो दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली, सिंपल भाषा में समझे तो. ये आपका 1967 में बना था और इसका भी हेडक्वार्टर जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है. ठीक है. सो प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ल्ड वाइड, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉर्पोरेशन इंश्योर करना पूरी दुनिया भर में. ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर डायरेक्टर जनरल डैरेन टांग. देखो, इसका मेन मकसद ये है कि कोई काम जो R&D का काम है उसको बचाया जा सके. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने बहुत समय लगाकर कोई नई चीज इजाद की है तो उसको सब कॉपी कर लें और उसको बेनिफिट ना मिल पाए. ठीक है, उसको भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए. ठीक है, दैट वाज द इंटेंट. ओके, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन. अब दुनिया भर में टूरिज्म एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर माना जाता है टूरिज्म. तो किस तरीके से टूरिज्म बनाया जाए? 1946 में हेडक्वार्टर, हाँ जी, मैड्रिड, स्पेन. किसने देखा है बेला चाओ, बेला चाओ, बेला चाओ, भूल गया मैं सीरीज का नाम, कोई लिख दो कमेंट सेक्शन बॉक्स में. ओके, सो बेला चाओ याद है मेरे को. प्रमोशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल टूरिज्म. ठीक है जी, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल टूरिज्म जो है यहां पर लेकर आना. इको टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, ये सारी चीजें जो है यहां पर होनी चाहिए. ठीक है, तो दैट इज द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन. कहां पर है? मैड्रिड, स्पेन में है. ठीक है, वो टोमेटो फेस्टिवल, टोमेटो टीना, ठीक है, टमाटर वाली जो होली खेली जाती है वो है. जो मेरे साथ लाइव हैं प्लीज रिप्लाई करो भाई. ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मनी हीस्ट, यस मनी हीस्ट, यस, थैंक यू. ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. टोमाटीना, हाँ यस, टोमाटीना, यस. रिप्लेस द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. ठीक है, सो गैट को रिप्लेस किया गया था. देखिए, दुनिया भर में ना इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी रही है. थोड़ा सा 1-2 मिनट इस पे लूंगा ताकि इसका आपको लॉजिक समझ आ सके कि क्यों इस पर अभी तक समझौता नहीं बना है दुनिया भर में. ठीक है, बुल फाइट, हाँ बुल फाइट के लिए भी फेमस है. यस, सो रिप्लेस द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. देखो, टैरिफ एंड ट्रेड ये कहा गया कि भाई दुनिया में आप सारा कुछ नहीं बना सकते, तो जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है आप वो बनाइए, और वो इतना सरप्लस में बनाइए तो आप अपनी कंजम्पशन कीजिए, जो सरप्लस है वो दुनिया भर में बेचिए. तो दुनिया भर में ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए, दुनिया भर में ट्रेड जो है एक दूसरे के साथ बढ़ाना चाहिए. दैट वाज द इंटेंट. अच्छा, अब इसमें फंडामेंटली ना एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो
पिछले 200-250 सालों में उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो एग्रीकल्चर रही हमेशा से, वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो पाए, वेयर एज यूरोप और नॉर्थ अमेरिका इंडस्ट्रियलाइज हो गया। अच्छा, अब क्या होता है कि आपकी इनकम जब बढ़ती है तो आपका जो खर्चा है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में या फूड प्रोडक्ट्स में उतना नहीं बढ़ता। लाइक आप 2 किलो चीनी खा रहे हैं तो सडनली 4 किलो चीनी नहीं खाना शुरू कर देंगे अगर आपकी इनकम डबल हो गई है, ठीक है। तो सिमिलरली हाँ, टू एन एक्सटेंट बढ़ेगा, आप ज्यादा प्रोटीन ज्यादा अच्छी चीजें खाओगे, बट बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं होगा। बियॉन्ड अ पॉइंट आपका जो पैसा खर्च करोगे वो आप जो फिनिश्ड गुड्स हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड गुड्स हैं, उनमें टीवी, फ्रिज, एसी, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये सारी चीजें जो हैं कंज्यूमर गुड्स जिसे हम आज के समय पर कहते हैं, तो ये जो है ये कौन बना रहा था? डेवलप्ड कंट्रीज बना रहे थे। तो बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने ये कहा कि भाई साहब ये जो आप बात कर रहे हैं दुनिया भर में कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, इसका फायदा आपको मिलेगा, हम नुकसान में रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी तक इस पे कोई समझौता नहीं हो पाया। फाइनली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना 1 जनवरी 1995 को। यह कहा गया कि चलो धीरे धीरे हम इस मसलों को सुलझा लेंगे बातचीत से, और पर शुरुआत की जाए। तो शुरुआत काफी लेट में की गई, तो इसीलिए गैट बन गया था 40s में, बट WTO बहुत रीसेंट बना है, 1995, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। ओके, हेडक्वार्टर अगेन जिनीवा, स्विट्जरलैंड। पर्पस क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट किया जा सके, क्योंकि जितने इसके मेंबर कंट्रीज हैं टोटल दुनिया का 98% ट्रेड जो है यहीं से होता है, ठीक है। सो डायरेक्टर जनरल जो है ये हैं। ओके, नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस, IDO। सो IDO क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब नाम से ही क्लियर है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, इंडस्ट्री का विकास करना, ठीक है, औद्योगिकरण जिसे हम कहते हैं। सो हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में। अब ये थोड़ा चेंज हो गया, वियना में आ गया इसका हेडक्वार्टर। फॉर्मेशन 1966 में। ये कंट्रीज को असिस्ट करता है इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज कह रही हैं जी हमारा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो उनको असिस्ट करता है, ये डेवलपिंग कंट्रीज को इंडस्ट्रियलाइज होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये है इसका मकसद। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अब ये टेलीकम्युनिकेशन यूनियन नाम से क्लियर है, टेलीकम्युनिकेशन दुनिया भर में आज के समय पर तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है। आप और मैं इस क्लास को इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, आप सब लोग कहां कहां बैठे हैं, जो भी रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, जो लाइव देख रहे हैं, मैं कहां, दिल्ली में हूं। सो इट इज लाइक ये टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है जी। सो जिनीवा प्रमोट शेयर्ड ग्लोबल यूज ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम, फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कॉपरेशन इन असाइनिंग सैटेलाइट ऑर्बिट्स, कोऑर्डिनेटिंग वर्ल्ड वाइड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। ये सारी चीजें जो हैं, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव किया जाए, टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे एक दूसरे को कॉपरेट किया जाए, ये सारी चीजें ये करता है, ठीक है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन अगेन यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट, IAEA, कई बार पूछा गया है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एटॉमिक एनर्जी मतलब न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली। अब ये देखो, न्यूक्लियर को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आप उसकी एनरिचमेंट कर देते हो बियॉन्ड अ पॉइंट, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स में यूज होता है, बट उसकी एनरिचमेंट कम है तो वो यूज होता है किसमें? हाँ जी, सिविलियन पर्पसेस के लिए। सिविलियन पर्पसेस मतलब बिजली बनाने के काम आता है। अब ये कहता है कि जी बिजली बनाना ठीक है, पर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते आप, ठीक है। तो आपको मान लो न्यूक्लियर मटेरियल मिलता है, मान लो यूरेनियम 235 मिलता है, सो यू शुड मेक यूज ऑफ दैट यूरेनियम 235 फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, नॉट फॉर द लाइक एटॉमिक बॉम्ब्स प्रोडक्शन, पावर जनरेटिंग। बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो ये जो है हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। पर्पस है इसका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक्स टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इनहिबिट यूज ऑफ एनी मिलिट्री पर्पसेस, ठीक है। तो इसमें मेंबर 175 कंट्रीज हैं, डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी। अब ये IAEA ही है जो रिसेंटली, अगर आपको याद हो, लाइक ईरान के साथ जो इशू है यूएस का, यूएस क्या कहता है ईरान को? ईरान को यही कहता है कि जो आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी है आप उसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ना यूज करके डाइवर्ट करके न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहे हो, ठीक है। तो IAEA ही जाता है उस केस में ईरान के पास में कि हम जाकर चेक करेंगे कि आप कहीं इसको मिसयूज तो नहीं कर रहे हो, हम चेकिंग करेंगे वहां पर, काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काइंड ऑफ वॉच डॉग है जो इंश्योर करता है इस चीज को। ओके,
नेक्स्ट है आपका यूनिसेफ, ठीक है जी, यूनिसेफ के बारे में भी हमने पढ़ा है। वियना वॉज टॉप इन लिवेबिलिटी, अच्छा हाँ, वियना जो है, बिल्कुल ठीक कहा, वियना बहुत अच्छा शहर है, ऑस्ट्रिया में आपका ये वियना आता है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। यूनिसेफ की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को या बहुत सारे लोगों को लगता है यार ये यूनिसेफ का नाम, ये शॉर्ट फॉर्म कैसे बना, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड का तो यूएनसीएफ बना होना चाहिए था। एक्चुअली इसका पहले नाम कुछ था, ये था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड था, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड था, यहां से यूनिसेफ का नाम आया। तो ये एब्रीवेशन कंटिन्यूड रही, पर ये नाम चेंज हो गया। नाम अब सिंपल है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, नाम से क्लियर है, चिल्ड्रन फंड बच्चों के लिए है, ठीक है जी। सो इसका फॉर्मेशन 1946 में हुआ, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगेन ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, ठीक है, पूरी दुनिया में जो बच्चे हैं उनका विकास हो। ओके, नेक्स्ट आता है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम नाम से क्लियर है, अगेन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसका हेडक्वार्टर बिल्कुल अलग जगह है, नैरोबी कीनिया, कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको ऐसे याद रख लो कि लाइक कीनिया जहां से इक्वेटर क्रॉस करता है, भूमध्य रेखा क्रॉस करती है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, वहां पर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट अगर चले गए तो दुनिया भर के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकता है, ठीक है जी। तो यहां पर इसका फॉर्मेशन 5 जून 1972 को हुआ, इसीलिए इस 5 जून को हम क्या बनाते हैं, इस 5 जून को हम बनाते हैं, हाँ जी, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे, है ना, इन्वायरमेंट डे बनाते हैं, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं, स्कूल में बैनर्स बनाते थे, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, 5 जून को बड़ा इवेंट रहता था, ठीक है, इन्वायरमेंटल डे है, जी हाँ। ओके, सो डेवलपिंग सॉल्यूशंस ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, मैनेजमेंट ऑफ मेरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ग्रीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके लिए ये काम करता है, ठीक है जी। ओके, सो दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट आता है WFP। WFP क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, 19 दिसंबर 1961, नाम से क्लियर, अगेन फूड, फूड मतलब पूरी दुनिया भर में खाना, बेसिक, सबसे बेसिक चीज जो है वो सब तक पहुंच सके, ठीक है जी। सो प्रोवाइड फूड असिस्टेंस वर्ल्ड वाइड। अब इसका मकसद क्या है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, फूड की वेस्टेज कैसे रोकी जाए, फूड को कैसे स्टोर किया जा सकता है, सारी चीजें, बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस, मैनेजिंग सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, सोशल सेफ्टी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसका रोल अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में भी था चर्चा में, जैसे जब इंडिया ने जो चावल है, चावल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, दुनिया भर में चावल के प्राइसेस बढ़ गए, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ व्हीट एंड राइस, स्पेशली व्हीट ऑल्सो, क्योंकि व्हीट जो रशिया और यूक्रेन से आ नहीं रहा था, रशिया यूक्रेन में काफी व्हीट होता है, ठीक है, लाइक स्टेपे टाइप क्लाइमेट है और व्हीट के लिए बहुत आइडियल लोकेशन है, सरप्लस व्हीट होता है, तो वो व्हीट एक्सपोर्ट करते हैं, तो व्हीट वहां से आ नहीं रहा था, इंडिया ने प्राइसेस बढ़ा दिए, क्योंकि इंडिया में भी एक संकट पैदा हुआ था, व्हीट के प्राइसेस काफी ज्यादा थे, तो उसको लेकर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने काफी मतलब जो है तल्ख टिप्पणी दी थी कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जो है आपको अलाउ करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा खाना, ताकि हर इस क्राइसिस की सिचुएशन में दुनिया भर में खाना पहुंच सके, ठीक है जी। सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये अवार्ड, हाँ, रिसेंटली 2020 में ही इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, क्योंकि 2020 का वो समय था जब कोविड-19, ठीक है, अपने पीक पर था, या पहली स्टेज थी, पूरे दुनिया में पैनिक था, तो यहां पर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दुनिया भर में खाना पहुंचाने को लेकर। नेक्स्ट आता है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो, डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी किस चीज की डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। सो इट इज टॉकिंग अबाउट द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये कंट्रीज को हेल्प करता है, मेनली काइंड यू कैन से डेवलपिंग कंट्रीज को, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, ताकि वो पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर आ सकें। कैसे गरीबी से बाहर आएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट से, ठीक है जी। तो ये है इसका UNDP, बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन 1965, हेडक्वार्टर अगेन न्यूयॉर्क सिटी में। ओके, नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस वुमेन, ठीक
ठीक है। दो इसका ऑफिशियली नाम है यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, बट शॉर्ट फॉर्म में यूनाइटेड नेशंस वुमेन, नाम से क्लियर है यूनाइटेड नेशन वुमेन किसके लिए होगा, महिलाओं के इश्यूज को लेकर, ठीक है। फॉर्मेशन 2 जुलाई 2010, तो बहुत ही रीसेंट है ये, ठीक है, बहुत ही रीसेंट है। और हेडक्वार्टर अगेन न्यूयॉर्क में है। स्टेटस ऑफ वुमेन, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकली जो इंडिया में हम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करते हैं कि महिलाओं को लेकर जितनी भी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनमें क्या रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, उनको लेकर सजेशन देता है। सेम काम यहां पर इसका भी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो सीमा सामी बॉस जॉर्डन की रहने वाली हैं, तो ये इसकी हेड है, ठीक है जी। आगे चले, ऑल सेट टू गो, सब बिल्कुल रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए। कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लें। यस, ठीक है, जो मेरे साथ लाइव हैं, लेट मी हैव अ वाटर ब्रेक। ओके, गुड टू गो। चलिए, नेक्स्ट है आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एस्टेब्लिशमेंट 1989 सिंगापुर में। अब नाम से देखो, एशिया पैसिफिक, ठीक है, एशिया पैसिफिक बेसिकली पैसिफिक ओशन आता है बीच में, एक तरफ नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और एक तरफ एशिया है। तो इनमें कैसे कॉर्पोरेशन को बढ़ाया जाए, ठीक है। सो इंटर गवर्नमेंटल फोरम दैट प्रमोट्स फ्री ट्रेड थ्रू एशिया पैसिफिक रीजन, मेंबरशिप 21 देश हैं इसमें, ठीक है। तो यहां पर इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। तो ये आप देख सकते हैं, लाइक रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये जो है आपके आइलैंड कंट्रीज हैं जो, ठीक है, पैसिफिक ओशन में, ये कनाडा और आपका यूएस, मैक्सिको, पेरू, चिले, ये सारे के सारे देश इसमें मेंबर्स हैं आपका। नेक्स्ट आता है अफ्रीकन यूनियन, नाम से क्लियर है, अफ्रीका के देशों का समूह है। 55 कंट्रीज इसमें जो है मेंबर्स हैं। एडिडिस अबाबा इथोपिया, ठीक है, इथोपिया, एडिडिस अबाबा, एडिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ इथोपिया, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। 2002 में बनाया गया है, बहुत रिसेंटली। अब देखो, अफ्रीका के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहले इनको अपनी सॉवरेनिटी को बचाना है। सॉवरेनिटी, दो दे आर इंडिपेंडेंट, बट वी नो दैट वेरियस कंट्रीज इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ दीज कंट्रीज स्टिल नाउ, ठीक है। सो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ मेंबर स्टेट्स, इसको बचाना है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। सो रिसेंटली अफ्रीकन यूनियन G20 जो है G21 हो गया है, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, G20 G21 हो गया है। तो 21 मेंबर कौन बना है? दैट इज अफ्रीकन यूनियन बना है, ठीक है जी। सो चेयरपर्सन, और रिसेंटली सुडान, माली, बुर्किना फासो और गिनी, ठीक है, इनको जो है बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, मिलिट्री टेक ओवर हो गया है पावर्स का, ठीक है। तो इन देशों को अफ्रीकन यूनियन से बाहर कर दिया गया है। तो ये है आपका अफ्रीकन यूनियन के कंट्रीज, ठीक है, ये वाले देश जो हैं ये बाहर हो गए हैं आपका। ओके, नेक्स्ट आता है अरब लीग, ठीक है। अरब लीग जो है 1945 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर्स है कायरो, इजिप्ट में, ठीक है जी, कायरो इजिप्ट कैपिटल, ठीक है। 22 देश हैं, 5 ऑब्जर्वर्स हैं। अब इसका मकसद क्या है? अरब देशों के बीच में एक मतलब अच्छी कोऑर्डिनेशन लेकर आना, नाम से क्लियर है, बट बहुत ज्यादा इनकी मीटिंग्स नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा ये एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानी जाती है, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल घेत हैं, ठीक है। सीरिया वोंट एग्जीक्यूट द पीस प्लान, तो सीरिया को रिसेंटली इसमें से बाहर भी किया गया है, सस्पेंड किया गया है। तो ये देश हैं आपके, ठीक है। तो ये अरब पेनिनसुला वाले देश और नॉर्थ अफ्रीका के देश, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका के देश, ये इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है आसियान, बहुत इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 10 देश इसका 10 देशों का एक समूह है जो साउथ ईस्ट एशिया में छोटे छोटे देश हैं, उन्होंने मिलकर अपनी ग्रुपिंग बनाई। बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ये मानी जाती है, क्योंकि इन 10 देशों ने मिलकर अपने आपस में जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो इस तरीके से सेट किए कि अपने ट्रेड बैरियर्स को काफी कम किया, एक दूसरे में ट्रेड को बढ़ाया, और इस तरीके से इन 10 देश में काफी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखी गई है पिछले लगभग 50 सालों में। 1967 में ये बना था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है। जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। दो इंडोनेशिया ने मतलब अनाउंस कर दिया है टू हैव अ न्यू कैपिटल, बट अभी तक शिफ्ट नहीं हुई है। न्यू कैपिटल का नाम क्या है इंडोनेशिया की? कमेंट सेक्शन बॉक्स में प्लीज लिख दीजिए। टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन, और सेक्रेटरी जनरल हैं, चेयरमैनशिप है ये,
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आसियान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आसियान इंडिया के कंटेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का आसियान के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, बहुत सारी बात, मतलब क्लोज रिलेशंस रहे हैं ना एंशिएंट टाइम से हमारे, ठीक है जी। नुसांत्रा, वेरी गुड, हाँ जी, नुसांत्रा इज द न्यू कैपिटल विच इज बीइंग अनाउंस्ड बाय द इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल है, बिल्कुल ठीक। ओके, आसियान प्लस 3, ठीक है, एक आसियान प्लस 3 करके ग्रुप भी है। अब प्लस 3 में क्या है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है। चाइना, हाँ, नुसांत्रा, नुसांत्रा, यस यस, यशिका, बिल्कुल ठीक। सो ब्रॉडेंड एंड डीपन्ड कवर वाइड रेंज ऑफ पॉलिटिकल सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहां पर चाइना, जापान और साउथ कोरिया का भी एक लाइक थोड़ा ग्रुपिंग को वाइडर किया गया। और ठीक है, आसियान प्लस 6 की बात करें तो उसमें भारत भी आ जाता है, ठीक है, आसियान प्लस 6 की बात करें। नेक्स्ट आता है बिम्स्टेक, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है जी। कई बार यह कहा जाता है कि सार्क जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही मेंबर हैं, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। अब जो है भारत का फोकस बिम्स्टेक पर हो गया है, ठीक है जी। सो बे ऑफ बंगाल ये 1997 में बहुत रिसेंटली बना है। इसका हेडक्वार्टर अगेन ढाका बांग्लादेश में है, मेंबर 7 देश हैं, ठीक है। अब ये देश क्या कर रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं। तो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, ये इंडिया का फोकस जो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है, इस पे आपस में वो ट्रेड जो है बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ट्रेड को बढ़ा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ब्रिक्स, ठीक है जी। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 2009 में बना था। ये ब्रिक्स, ब्रिक था पहले, ये ब्रिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। लाइक एक इकोनॉमिक, मतलब कह लीजिए एक एजेंसी है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी 2001 के लगभग। तो उन्होंने कहा था कि ये 4 देश ऐसे हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, जिसपे आप आज इन्वेस्ट करेंगे, फ्यूचर में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखेंगे। इनमें फ्यूचर की ग्रोथ छुपी हुई है एंड ऑल दैट। तो इसी ग्रुपिंग को लेकर जो है एक प्रॉपर फॉर्मलाइज्ड ग्रुपिंग बना ली गई, ठीक है। और उसके बाद उसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ और ये बन गया ब्रिक्स। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, शंघाई, चाइना। बिल्कुल अभी, मतलब 1 जनवरी 2024, इसी पिछले महीने से 1 महीना पहले से इसमें कुछ और देश ऐड हुए हैं। कौन कौन से देश हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब पूरे सेशन में अगर आप मेरे से पूछोगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है, ठीक है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉप 3 में से ये है, ठीक है, जो पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको प्लीज मार्क कर लीजिए, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो वर इन्विटेड टू बिकम मेंबर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। इसमें एक देश ने और बनना था हिस्सा, ठीक है, एक देश ने बनना था हिस्सा, पर वो नहीं बना। वो कौन सा देश है जिसने आखिरी मोमेंट पे कह दिया, क्योंकि वहां पर नई सरकार आ गई। नई सरकार जो है वो बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं जिसको अनार्को कैपिटलिस्ट कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हम इस ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें चाइना है, वो प्रो यूएस पॉलिसीज रखते हैं, वो मतलब बिल्कुल एंटी चाइना जो है स्टैंड रखते हैं, ठीक है। तो उस देश का नाम है, हाँ जी, अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना जो है इसका मेंबर नहीं बना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, ये जो है ये आपका नए मेंबर्स बने हैं। कंबाइंड टोटल जीडीपी जो है लगभग 1/3 ऑफ जीडीपी है। जी हाँ, अर्जेंटीना इज द कंट्री, ठीक है, जो इसका मेंबर नहीं बन रहा। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लैक सी इकोनॉमिक कॉपरेशन। जी हाँ, ब्लैक सी वैसे भी चर्चा में है। ब्लैक सी दुनिया में चर्चा में क्यों है, क्योंकि ब्लैक सी वही है जहां पर रशिया और यूक्रेन की युद्ध चल रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन 4 जून 1992। पिछले 2 साल में सारे पेपर्स में जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, इजी से लेके टफ तक, उन सब में ब्लैक सी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन रहा है, डेफिनेटली रहा है कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि दैट वाज द लाइक सेंटर पॉइंट जिस पे पूरी डिस्कशन चल रही थी, ठीक है जी। हेडक्वार्टर कहां पर है, इस्तांबुल, तुर्की। हाँ, मिशन इस्तांबुल, कौन सी मूवी थी, देखी तो नहीं मैंने। मेंबर 13 कंट्रीज, ठीक है, फोकसिंग ऑन मल्टीलेटरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स, ब्लैक सी रीजन में एक स्टेबिलिटी लेकर आना, ठीक है। तो ये ब्लैक सी वाले ये कंट्रीज हैं, बट सिर्फ ये वाले कंट्रीज नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज हैं, मतलब आसपास के देश भी हैं। इसका एक ट्रिक भी है, ठीक है, एक ट्रिक भी है, कई बार हमने पढ़ा है, टी एंड बर्गर, टी एंड
बर्गर, ठीक है, ये टी से हो गया, हाँ जी, टी से तुर्की, ठीक है, बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया, आर से रोमानिया, ठीक है। तो ये हो गए जो ब्लैक सी के आसपास के देश हैं, टी एंड बर्गर। तो आप गए, टी एंड बर्गर लिया, तो ये हो गए ब्लैक सी के आसपास के देश, ठीक है जी। तो ये ट्रिक आपको आई होप याद रहेगी। नेक्स्ट आता है ईसीओ, ठीक है जी, इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1985 में बनी थी, हेडक्वार्टर तेहरान ईरान में है। इसका मकसद क्या है, नाम से क्लियर है, इकोनॉमिक कॉपरेशन लेकर आना। अब किसके बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन लेकर आना, तो ये इकोनॉमिक कॉपरेशन लेकर आता है तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया और तुर्की हो गया, ठीक है। तो इन देशों के बीच में जो है एक इकोनॉमिक कॉपरेशन लेकर आना, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आता है यूरोपियन यूनियन, अगेन वेरी वेरी फेमस, ठीक है जी, ब्रसल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, 1 नवंबर 1993 में बना था। देखिए यूरोप को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद और बहुत सालों के टर्मोइल के बाद ये समझ आया कि हम खामखा आपस में लड़ रहे थे, हमें साथ होना चाहिए, ठीक है। हम साथ रहेंगे तो दुनिया को जो है अपना एक कह लीजिए कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। सो मेंबरशिप जो है 27 मेंबर्स हैं, करेंसी इसकी यूरो है, और प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल चार्ल्स दिस, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला, ये अभी रिसेंटली भारत भी इन्होंने विजिट किया था, खासकर G20 के टाइम पर। एंड पोस्ट अगेन मैंने आपको इसका रीजन बता दिया, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो है यूरोप में एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल इंटीग्रेशन लेकर आना, ठीक है। इसको जो है नोबेल पीस प्राइज मिला, प्रिंसेस, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, नोबेल पीस प्राइज भी इसको मिला है, ठीक है। तो ये सारे के सारे देश इसमें आते हैं। नॉर्वे इसमें नहीं आता, यूके बाहर हो चुका है, अगर आपको याद हो 2016 में ब्रेग्जिट हुआ था, ठीक है, ब्रेग्जिट हुआ था, सो ब्रिटेन एग्जिट हुआ था यहां से, ओके। नेक्स्ट आता है G7, ठीक है, G7 में 7 जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं वो आती हैं। कौन कौन सी हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान और EU, ठीक है। रशिया का नाम मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि पहले G8 होता था, 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब भी किया था 2014 में, क्रीमियन पेनिनसुला वहां का कब्जा कर लिया था जो ब्लैक सी में है, तब जो है रशिया को बाहर कर दिया गया था। अब जो है ये G7 बचा है, ठीक है, ये G7 बचा है, और दुनिया के 7 बड़े देश जो हैं यहां पर आते हैं, ठीक है। G8+5 जिसमें 5 और देशों को ऐड करने की बात की गई थी, ठीक है, जिसमें कि ब्राजील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये कौन से देश हैं, जो उभरते हुए देश हैं, ठीक है। बट ये ग्रुपिंग बहुत ज्यादा वो नहीं है, मतलब लाइक G7 तो है। नेक्स्ट इज G20, जो कि अब G21 हो चुका है, ठीक है, प्लीज कीप दैट इन माइंड, अब G21 हो चुका है, ठीक है। ग्रुप ऑफ 21, क्योंकि 21th मेंबर कौन है, दैट इज अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन। अब ये दुनिया भर का 80% GDP रखता है, 75% इंटरनेशनल ट्रेड है, 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है, 60% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया है। तो ये सारे के सारे जो हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। पूरी दुनिया के 20 वो देश जो प्रैक्टिकली पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, 80% इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो भारत की प्रेसिडेंसी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है 30 नवंबर को 2023। उसके बाद अध्यक्षता किसको मिली है, ब्राजील को, ठीक है, ब्राजील को जो है इसकी G21 की अध्यक्षता मिली है, ओके। तो ये रिसेंटली जो बहुत सारी तस्वीरें आई थी, ठीक है। तो G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएस, यूके, जापान, ठीक है। अब ये समझो कि यूएस और कनाडा ये हो गए नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। फिर फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, ये 4 देश हो गए आपके, दैट इज फ्रॉम यूरोप, और ये एशिया से जापान, ठीक है। तो ये आपके देश इसमें आ गए। नेक्स्ट आता है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल नाम से क्लियर है, पर्शियन गल्फ, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है रियाद, सऊदी अरेबिया। तो यहां पर लगभग सारे मुद्दों पर बातचीत होती है, जैसे आप देख सकते हैं, इकोनॉमी, फाइनेंस, ट्रेड, कस्टम, टूरिज्म, लेजिस्लेशन। इसका ट्रिक याद रखने का तरीका यह है कि जो अरेबियन पेनिनसुला है उसमें येमेन जो कंट्री है उसको छोड़कर बाकी सारे देश हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं येमेन नहीं है, ठीक है, येमेन नहीं है। सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ठीक है, ये सारे के सारे देश जो हैं इसमें आते हैं, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि भारत और फ्रांस के द्वारा बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही गुरुग्राम, इसको गुड़गांव या गुरुग्राम भी कहते हैं हम, हरियाणा में, ठीक है, दिल्ली का जो कह लीजिए सैटेलाइट टाउन, सैटेलाइट सिटी, ठीक है। इसमें 92 कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी तक साइन किया है, रेटिफाई किया है। 20 देशों ने साइन किया है बट अभी रेटिफाई नहीं किया है। और इसमें जो ट्रॉपिकल एरियाज में कंट्रीज आती हैं वो मेंबर बनाए गए, बाद में हमने इसको चेंज किया कि और भी देश जो हैं इसके मेंबर्स बन सकते हैं, बट विदाउट वोटिंग राइट्स। मकसद क्या है? सोलर एनर्जी को टैप करना। सोलर एनर्जी को लेकर कल हमने बजट में भी देखा, उससे पहले भी काफी काम चल रहा है, ठीक है। 1 करोड़ सोलर रूफटॉप लगाने की बात, पंचामृत की बात, बहुत सारी चीजें इसमें कही गई हैं। डायरेक्टर जनरल इसके हैं डॉक्टर अजय माथुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ईजिंग सोलर डिप्लॉयमेंट ग्लोबली, ठीक है जी। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड करके जो है कंसेप्ट दिया गया। ओके, नेक्स्ट आता है I2U2। ये आपका रिसेंटली हर एग्जाम में पूछा गया है, लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है। I2U2 क्या है? दिस इज वेस्ट एशिया या वेस्ट एशिया क्वाड या वेस्ट क्वाड कहा गया इसको, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंडिया इजराइल और यूएस और यूएई, ठीक है। तो ये अक्टूबर 2021 में बिल्कुल रीसेंट जो है ये बनाया गया है। मकसद क्या है? देखो, मकसद इसमें आप ये समझो कि यूएस चाहता है कि इजराइल के रिश्ते यूएई से, जो अरब का सबसे एक मॉडरेट पार्टनर है, उसके साथ बढ़े और इंडिया के साथ बढ़े, जो कि एक रीजनल पावर है। और किस तरीके से यहां पर जो है लाइक ट्रेड बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसी को ध्यान में रखते हुए जस्ट जब G20 खत्म हुआ था, G21 बना, उस समय पर एक अनाउंसमेंट की गई थी। चाइना के जो सिल्क रोड या वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर करते हुए इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, जो कि थोड़ा सा खटाई में पड़ गया है आफ्टर इजराइल हमास वॉर, ठीक है, जिसमें कि कहा गया था कि इंडिया से लाइक मुंबई से यहां पर हम यूएई, सऊदी अरेबिया, फिर इजराइल और फिर जो है ग्रीस को कनेक्ट करेंगे। तो इससे होगा क्या? इससे ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है, अरब देशों के साथ हमारा और यूरोप के साथ ट्रेड बढ़ेगा और एक ऑल्टरनेट रूट डेवलप होगा बेल्ट रोड इनिशिएटिव से, ठीक है। बट अभी ये थोड़ा सा खटाई में पड़ गया है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ठीक है। इस्लामिक कॉपरेशन ये 25 सितंबर 1969 को बना था, हेडक्वार्टर जेद्दा सऊदी अरेबिया है और इसका पर्पस है इस्लामिक इकोनॉमिक सोशल जो वैल्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके बीच में कॉपरेशन लेकर आना, सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल, साइंटिफिक, पॉलिटिकल एरियाज में। इसका जो मेंबर्स हैं 57 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। जब भी मान के चलो कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने कोई भी एजेंडा लेकर आना होता है तो वो सबसे पहले OIC को बुलाता है, ठीक है। OIC में इस बात को रखने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि वहां पर वो सारे देश हैं जिनमें उसकी बात को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हेडक्वार्टर इसका जेद्दा सऊदी अरेबिया में है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, अगेन 1961 में बना था, पेरिस फ्रांस में, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डेवलप्ड कंट्रीज का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये डेवलप्ड कंट्रीज का वो है। जैसे हमने UNIDO देखा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहा था डेवलपिंग कंट्रीज में, ये डेवलप्ड कंट्रीज का है, ठीक है जी। और 38 मेंबर इसके पार्ट हैं। अगेन इसमें आप देखेंगे बिल्कुल रिच कंट्रीज हैं वो आपस में बैठकर बातचीत करते हैं अपनी पॉलिसीज प्रोग्राम्स को लेकर। नेक्स्ट आता है आपका ओपेक। ये ओपेक के बारे में आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, फाउंडेड सितंबर 1960। बेसिकली इसका मकसद क्या है? देखो, दुनिया पिछला जो 100 साल रहा, मतलब खासकर 20th सेंचुरी रहा, उसमें जितने युद्ध हुए वो कहीं ना कहीं एनर्जी को लेकर थे, ठीक है। उसमें भी अगर हम बात करें, ऑयल वॉर्स कहा जाता है उसे, ठीक है। तो ऑयल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, US, वो कंट्रोल करना चाहते थे इन देशों को, ताकि उन्हें ऑयल जो है सस्ते दाम पर मिलता रहे। अब इन सारे देशों ने अपना ग्रुपिंग बनाया कि हम जो है खुद तय करेंगे मिलकर कि क्या प्राइसेस होने चाहिए, कितनी प्रोडक्शन करेंगे ताकि हमें नुकसान ना हो। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालेंगे।
सो हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। ऑस्ट्रिया ओपेक का मेंबर स्टेट नहीं है, तो वियना में क्यों है? क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां पर डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, जहां पर वो डील कर सकते हैं कि कितने में हम इसको बेचेंगे, खरीदेंगे, ठीक है। सो मकसद क्या है? कोऑर्डिनेट करना, यूनिफाई करना पेट्रोलियम पॉलिसीज को, ठीक है। तो इसमें आपके 13 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। और ओपेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो है ओपेक में एक पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है, इसमें रिसेंटली कुछ कंट्रीज को निकाला भी गया है, ठीक है। 80%, हाँ, इसमें दुनिया की 40% ये ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, 60% एक्सपोर्ट, मतलब ये देश मिलकर, ओपेक के देश मिलकर पूरी दुनिया में जो तेल मिलता है 60% तेल इन्हीं कंट्री से आता है, ठीक है। और 80% रिजर्व्स इन्हीं के पास हैं, ठीक है। और मेंबर 13 कंट्रीज हैं। रिसेंटली इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर को ओपेक से बाहर किया गया है, और फॉर्मर ओपेक मेंबर्स, ठीक है। एक और ग्रुपिंग है ओपेक प्लस, मतलब और ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो ओपेक के मेंबर्स नहीं है, उन्होंने भी अपनी ग्रुपिंग बना रखी है। दो इट इज नॉट वेरी फॉर्मलाइज्ड ग्रुपिंग, इट इज काइंड ऑफ लाइक वेरी लूज ग्रुपिंग, बट ये भी मिलकर आपस में चर्चा करते हैं कि कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितना जो है, ताकि सप्लाई डिमांड मेंटेन रहे और हमारा नुकसान ना हो, ठीक है। तो ओपेक और ओपेक प्लस भी मिलकर मीटिंग करते हैं, ठीक है, ओपेक एंड ओपेक प्लस। तो ये ओपेक एंड ओपेक प्लस हो जाते हैं 23 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आता है क्वाड, जो अगेन बहुत रिसेंटली बना है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो ये जो है एस्टेब्लिश 2004, लास्टेड टिल 2008, फिर दोबारा से एस्टेब्लिश किया गया। ये ब्रेन चाइल्ड था जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का, ठीक है, जिनका भी रिसेंटली देहांत हुआ था। ओके, सो यहां पर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस इसके मेंबर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। और चारों के अध्यक्ष ये चाहते हैं रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंडो पैसिफिक रीजन दैट इज इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट, ये जो है यहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सार्क, ठीक है जी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। 8 दिसंबर 1985 में बना था। इसका हेडक्वार्टर है नेपाल में, काठमांडू कैपिटल में, बट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ये नहीं रहा है। मतलब आप प्रैक्टिकली मान के चलिए पिछले 39 सालों में कुछ खास इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। साफ्टा साइन किया गया था, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पर उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें दो जो सबसे बड़े पार्टनर्स हैं वो है इंडिया और पाकिस्तान, और उनके रिलेशन कितने मधुर रहे हैं ये सबको पता है। और इसमें इंटरेस्टिंग और भी है, ऑब्जर्वर में कौन कौन है? ऑब्जर्वर में यूएस है, चाइना है, ठीक है। जहां यूएस चाइना पहुंच गई ऑब्जर्वर के रूप में, कहानी डन। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं माना जाता है, मतलब इसका जो रिजल्ट है कुछ खास नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 15 जून 2001 को बनाया गया, हेडक्वार्टर बीजिंग में। इसमें बेसिकली 5 सबसे पहले देश लिए गए थे कि हमने इन 5 देशों का एक अच्छा ग्रुपिंग बनाना है। मकसद क्या था? जो बॉर्डर रीजन्स हैं इनको डिसार्म किया जाए और एक रीजनल कॉपरेशन को बढ़ाया जाए। अब इसके पीछे जो लॉजिक था, ये कहा जाता है कि चाइना जो है ना, यूएस के काउंटर में अपनी एक रीजनल ग्रुपिंग तैयार कर रहा है, ठीक है। सो इसमें जो है इवेंचुअली इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर बने। अब ये 8 मेंबर कंट्रीज हो चुके हैं, और अभी रिसेंटली 9वां मेंबर कंट्री इसमें ऐड हुआ है। 9वां मेंबर कंट्री ऐड हुआ है इसमें ईरान। तो अब जो है कहीं ना कहीं इसको यूएस जो है इसको एक एंटी यूएस या एंटी वेस्ट स्टैंड की तरह भी देखता है। इंडिया इनमें से एक ऐसा देश है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यूट्रल है, मतलब दोनों के साथ जो है हम मेंटेन कर रहे हैं रिलेशंस को। ओके, नेक्स्ट आता है आपका नाटो। नाटो पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा चर्चा में है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। 4 अप्रैल 1949 में बना था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज का एक ग्रुप था, यूएस लेड ग्रुपिंग थी। अभी तक इसके 30 देश थे, रिसेंटली अब 31 देश हो गए हैं, इसमें फिनलैंड ऐड हुआ, और एक और देश ऐड होने वाला है, दैट इज स्वीडन। ऑफिशियली स्वीडन अभी ऐड नहीं हुआ है, तुर्की ने अपनी मंजूरी दे दी है, हंगरी ने अभी मंजूरी देनी है। इवेंचुअली इस साल में आप देखेंगे, अगले कुछ महीनों में आपको न्यूज मिलेगी कि स्वीडन भी नाटो का मेंबर बन गया है, ठीक है। तो इसके 32 मेंबर होने जा रहे हैं, अभी के लिए 31 मेंबर ही हैं इसके,
ठीक है, तो ये मकसद क्या है इसका, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स बाय पॉलिटिकल मिलिट्री मींस। इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नाटो में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कहा गया कि एक देश पर अगर हमला होगा वो सारे देशों पर हमला माना जाएगा। ठीक है, ये माना जाएगा कि वो सारे देशों पर हमला किया गया है। ठीक है जी। सो मेंबरशिप 31 मेंबर स्टेट, सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग जो है इसके हेड करते हैं। वॉर्सो पैक्ट क्या है, वॉर्सो पैक्ट बिल्कुल नाटो के ओपोजिट था, या मतलब नाटो के काउंटर में था। वो 1949 में बना, ये 1955 में बना। ये यूएसएसआर लेड ग्रुपिंग था। ठीक है, ये काउंटर बैलेंस टू द नाटो, हेडक्वार्टर इसका मॉस्को सोवियत यूनियन में था। 8 मेंबर कंट्रीज थे, अल्बानिया, बुल्गारिया, ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज, और ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज तो यूएसएसआर का पार्ट थे तब। ठीक है, और ये जो है ग्रुपिंग था ऑब्जर्वर मंगोलिया, डिसॉल्व 1 जुलाई 1991 में। जब इसका कह लीजिए यूएसएसआर का विघटन हुआ तो उसके बाद आपका वॉर्सो पैक्ट भी खत्म हो गया। अगर आप देखेंगे यहां पर ये था बाउंड्री, देखो ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, ये सारे के सारे वॉर्सो पैक्ट था और ये नाटो था। लिटरली एक दूसरे के आमने सामने थे ये। इसी टाइम को हम क्या कहते हैं, 1945 से लेकर 1991 तक क्या कहते हैं, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, कोल्ड वॉर का एरा इसे कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, 2-3 ऑर्गेनाइजेशन और बची हैं, प्लीज बियर विद मी। सो दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देखिए एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इसको चाइना का बैंक के रूप में देखा जाता है, काउंटर टू द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, या स्पेसिफिकली वर्ल्ड बैंक। ठीक है, क्योंकि ये 2016 में भी रिसेंटली बना है, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है, 106 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, और कुछ देश इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसमें अगर आप वोटिंग राइट देखेंगे, चाइना का सबसे ज्यादा है 26%, फिर उसके बाद इंडिया का 7.6%, रशिया का 6%। तो ये जो ग्रुपिंग है इसको ये कहा जाता है कि जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है ये बहुत ज्यादा वेस्ट ओरिएंटेड है, वेस्ट की डोमिनेंस है। ठीक है, तो यहां पर एक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को, एशियन कंट्रीज को भी पैसा मिल सके। तो ये AIIB बनाया गया है। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट उर्जित पटेल जो आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं। ठीक है, ओके। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें कि 1966 में बना है, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, फिलीपींस की कैपिटल में है। ठीक है, उसमें भी पर्टिकुलर एक जगह है, तो यू नीड टू रिमेंबर मनीला फिलीपींस। ठीक है, पर्पस क्या है, अगेन पॉवर्टी को रिड्यूस करना एशिया पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू। ठीक है, इसमें मेंबरशिप कितनी है, 68 कंट्रीज हैं। इसमें यूएस जापान भी है। ठीक है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर जापान एंड यूएस ईच होल्ड्स अ लार्जर प्रोपोर्शन। ठीक है, चाइना होल्ड्स दिस मच, इंडिया होल्ड्स दिस मच। ठीक है, प्रेसिडेंट इसका ये, तो यहां पर ये एशिया पैसिफिक रीजन को देखता है। ठीक है, एशिया और ये पैसिफिक रीजन को देखता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। नाम से क्लियर है, अफ्रीका में डेवलपमेंट को लेकर। बट क्या अफ्रीका के पास उतना सरप्लस पैसा है कि एक दूसरे को वो लोन दे सकें? जी नहीं। तो यहां पर आपको देखेंगे आप मेंबरशिप 81 कंट्रीज। ठीक है, शेयर होल्डर्स में रेशो इज 60-40 बिटवीन अफ्रीकन रीजनल कंट्रीज एंड नॉन रीजनल मेंबर्स। लार्जेस्ट मतलब 60% अफ्रीकन कंट्रीज का है, 40% नॉन अफ्रीकन कंट्रीज का भी है। ठीक है, तो ये जो है नाइजीरिया की होल्डिंग सबसे ज्यादा है 9%। तो ये मकसद क्या है, अफ्रीका में फंडिंग करना, अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करना। नेक्स्ट आता है, अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, आइवरी कोस्ट। ठीक है, आइवरी कोस्ट वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। ओके, मतलब 2017 में इसकी मीटिंग इंडिया में भी हुई थी। EIB यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक यूरोप का है। ठीक है जी, 90% ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी टेक्स प्लेस इनसाइड द यूरोपियन यूनियन। नाम से ही क्लियर है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो यूरोप में ही इसकी मेनली एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, लग्जमबर्ग में है। नेक्स्ट है आपका इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक। इंटर अमेरिकन, सो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन है, यूएसए। ठीक है, तो यूएसए मेनली फंडिंग करता है और हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन में है। और लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन कंट्रीज जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें फंडिंग करता है। ठीक है, यूएसए लार्जेस्ट शेयर होल्डर, फॉलोड बाय ब्राजील एंड अर्जेंटीना। ठीक है जी, मेंबरशिप 48 कंट्रीज हैं। मकसद क्या है, जो अमेरिकाज, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को डेवलप करना।
एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको पहले ब्रिक्स बैंक कहा जाता था, अगेन इसको भी काउंटर ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ माना जाता है। ठीक है जी, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। एआईबी का बीजिंग में था, ठीक है, इसका शंघाई में है। ये भी रिसेंटली बना है 2014 में, और इसके मेंबरशिप 9 कंट्रीज हैं अभी। ठीक है, ऑब्वियसली अब जो नए मेंबर्स बने हैं वो भी इसका पार्ट बनेंगे। ओके, सो शेयर होल्डर्स इक्वली डिवाइडेड है, प्रेसिडेंट, और ये यहां पर इसका मकसद क्या है, अगेन जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें इन्वेस्ट करना। ठीक है, उनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है सबके बीच में। तो ये था आज का सेशन, काफी पावर पैक्ड सेशन था, बट आई एम होपिंग कि ये 1 घंटा 20 मिनट जो है लगभग सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमने जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, उनके काम डिस्कस कर लिए हैं, उनके हेडक्वार्टर डिस्कस कर लिए हैं। काफी पावर पैक्ड सेशन था। प्लीज डू शेयर द सेशन विद अदर स्टूडेंट्स इफ दे विल वॉच दिस सेशन। 2-3 बार अगर आप इसको देख लोगे तो बहुत सारी चीजें याद रहेंगी।